नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारा चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें आज आप लोगों को ये भी बताएंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरह का क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को जो नए साल है ना, नए साल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। और आशा करते हैं ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत बेहतरीन हो। इतना अच्छा परफॉर्म आप लोग इस नए साल में करें कि ये साल आप लोगों के लिए एकदम यादगार बन जाए। एकदम जम के मेहनत कीजिए, बस थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बचा हुआ है। 12th एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का है ना। और जो भी टाइम बच गया है उसको एकदम बिल्कुल बेकार मत होने दीजिए, सही तरीके से यूज़ करना है। शॉर्ट्स रील्स ये सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है ना। अभी देखिए, अभी आंखों को सुकून सुकून दीजिएगा तो बाद में जाकर के आंखों में नींद नहीं आएगी। रियली बता रहे हैं, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। इसलिए अभी थोड़ा सा वो सब चीज़ छोड़िए, शॉर्ट्स और रील्स ये सब के चक्कर में नहीं रहना है। टाइम को बचाना है और उस बचे हुए टाइम को एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो अभी एक महीना बचा हुआ है ना, इसका अगर सही से यूज कर लिए तो ये पूरा लाइफ आपको काम देगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम लिख दीजिएगा उसके बाद जो है आपका काम खत्म हो गया। फिर अभी जो अच्छा से चीज़ पढ़ा हुआ होता है ना, वो सारे जो कंपटीशंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। इसलिए पूरे चीज़ों को एकदम रिवीजन मार लीजिए। जैसे अभी हम आप लोगों को रिवाइज करवाने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जब ये जटिल यौगिक के बारे में जब हम लोग बात करें तो उसमें से क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ाए हैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे। बस थोड़ा सा खाली टाइम दीजिए। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आज, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक में हमने लगभग सारा थ्योरी आप लोगों को मोटा मोटी बता दिया है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आएगा। फर्स्ट जो हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही जटिल यौगिकों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें पहला चीज जो आता है वो ये आता है कि भाई जटिल यौगिक है कौन सा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, जैसे हमने लिखा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना, होल 3 24H2O। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये जटिल यौगिक है। तो बिल्कुल नहीं। इस तरह से बड़ा सा यौगिक देख करके जटिल यौगिक हम लोग नहीं कहेंगे। तो याद रखना, ये कोई जटिल यौगिक नहीं है। ऐसा मत सोच लेना है कि बड़ा सा है तो जटिल यौगिक है। रियल में ये द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण, जिसको इंग्लिश में हम लोग डबल साल्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं जी? डबल साल्ट। तो ध्यान रखना है। ऐसे ही करके आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए क्या ये जटिल यौगिक है। तो नहीं, जब तक ब्रैकेट नहीं लगाएगा तब तक आप लोगों को जटिल यौगिक नहीं समझना है इसको। ऐसे भी इसमें देखिए दो दो लवण एक साथ है, K2SO4 है, Al2SO4 का होल 3 है, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट। तो जहां दो लवण आ गया मतलब ये डबल साल्ट हो गया। तो डबल साल्ट में K2SO4 आ जाएगा, या हो सकता है कि कर्नालाइट आ जाए। ध्यान दीजिए, कर्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O। तो इस तरह के जो यौगिक अगर आपको देता है और ऑब्जेक्टिव में डालेगा कि क्या ये जटिल यौगिक है, आप सीधे बोल दीजिएगा नहीं ये जटिल यौगिक नहीं, ये डबल साल्ट है, द्विक लवण है। क्योंकि दो दो लवण देखिए इसमें एक साथ मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो जटिल यौगिक कौन है कौन नहीं है, तो चलिए तो नहीं है। तो जटिल यौगिक कौन है भाई? तो जटिल यौगिक आपको इस तरीके से लिखा रहेगा K4FeCN का होल 6, ऐसे करके रहेगा COEN का होल 3 प्लस, ऐसे करके रहेगा। सो ये सब जटिल यौगिक है। तो पहला चीज तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कौन जटिल यौगिक है कौन जटिल यौगिक नहीं है। जटिल यौगिक का ही दूसरा नाम है उपसह संयोजन यौगिक। क्या नाम है? उपसह संयोजन यौगिक, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए जटिल यौगिकों का पहचान देखिए, ब्रैकेट लगा हुआ है इस टाइप से, तो आप लोग पहचान जाएंगे। दूसरी बात, अगर जटिल यौगिक पहचान जाएंगे तो आपको लिगेंड से क्वेश्चन दे देगा, है ना। लिगेंड से क्वेश्चन दे देगा कि इसमें कौन सा लिगेंड कैसा है। तो कुछ लिगेंड के बारे में आप लोगों को बताते हैं। लिगेंड आप लोगों को जानते हैं कि लिगेंड जो होता है ना, वो किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु को लोन पेयर देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? लोन पेयर। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो लिगेंड का काम है केंद्रीय धातु को लोन पेयर देना, और जो लोन पेयर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं।
तो याद रखना केमिस्ट्री में जो लिगेंड होता है वो सारे के सारे क्षार के जैसा काम करते हैं, इसलिए लिगेंड जो है ना कई तरह का हो सकता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में समझा रहे हैं, लिगेंड कई तरह का हो सकता है, जैसे ऋणात्मक लिगेंड हो सकता है आपका, ऋणात्मक लिगेंड हो सकता है, उदासीन लिगेंड हो सकता है ना, उदासीन लिगेंड हो सकता है, समझ में आ रहा है, उदासीन लिगेंड हो सकता है, या फिर उभयदंती लिगेंड हो सकता है, उभयदंती लिगेंड हो सकता है जी, उभयदंती लिगेंड हो सकता है, या फिर किलेट लिगेंड हो सकता है, किलेट लिगेंड हो सकता है। तो कई तरह का लिगेंड, जैसे ऋणात्मक में हमने बहुत सारा लिख दिया, जैसे OH माइनस, CN माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, है ना, ये सभी के सभी ऋणात्मक लिगेंड है। NO2 माइनस, NO2 माइनस, ये सभी के सभी ऋणात्मक लिगेंड है। क्लियर? तो जिसके ऊपर में माइनस चार्ज दिख रहा है वो सबके सब ऋणात्मक लिगेंड है। उदासीन लिगेंड में तो 3 को आता है, जैसे अमोनिया है NH3, उसके बाद हो गया H2O, उसके बाद हो गया CO, ये सब उदासीन लिगेंड है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन ये सब भी जो है ना और भी है, जैसे में हो गया EN इथिलीन डाइएमीन, और इस ऋणात्मक में OX भी एक आता है, याद रखिएगा OX ऑक्जेलेट जिसको बोले थे, ऐसे OX का फॉर्मूला होता है C2O4 पे माइनस माइनस, यही OX है। तो सब ऊपर वाला ऋणात्मक लिगेंड, बीच में जो लिखे उदासीन लिगेंड। उभयदंती लिगेंड किसको बोलते हैं? उभयदंती लिगेंड का मतलब होता है जो दोनों साइड से लोन पेयर देने की क्षमता रखता है ना, दोनों साइड से, दोनों साइड उसका दांत रहेगा जी। जैसे में कौन है भाई? तो एक है साइनाइड CN, CN को हम लोग NC भी लिखते हैं, ठीक है ना, तो CN जो है को हम लोग NC भी लिखते हैं, या एक और है NO2 है जी, NO2 को बुक में ONO भी लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, मतलब दोनों साइड से लोन पेयर दे सकता है, कार्बन के साइड से भी, नाइट्रोजन के साइड से, नाइट्रोजन के साइड से भी, ऑक्सीजन के साइड से भी। तो जिसमें दोनों साइड से लोन पेयर देने की क्षमता होती है उसको हम लोग उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंट लिगेंड के नाम से जानते हैं, है ना। किलेट लिगेंड है, किलेट लिगेंड का मतलब बताए थे, किलेट लिगेंड वैसा लिगेंड को बोलते हैं जो लोन पेयर देने के बाद केंद्रीय धातु के साथ एक रिंग जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है। लोन पेयर देने का दे तो देगा, लेकिन लोन पेयर देने के बाद एक रिंग जैसा संरचना बना लेगा, जैसे में EN आपको बताए थे, CH2 CH2, यहाँ पे NH2 NH2। ये देखिए, अब ये मान लिया कि कोई केंद्रीय धातु को निकल के मान लिया कि देता है लोन पेयर, तो एक लोन पेयर यहाँ से देगा, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, देखिए पूरा एक रिंग जैसा संरचना बना लिया। इसका मतलब EN जो है एक क्या है, EN मतलब EN, तो एक एग्जांपल दिए, EN हो गया, OX हो गया, EDTA हो गया, EDTA ये भी बहुत फेमस है, EDTA इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये भी एक है ना, क्या है, लिगेंड है, ऐसा लिगेंड है जो लोन पेयर देने के बाद एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। OX ऑक्जेलेट जिसको बोलते हैं, वो भी लोन पेयर देने के बाद एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब ये सारे के सारे किलेट लिगेंड है। तो याद रखना है, यूनिडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके, यानी कि एक दंती जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक दंती लिगेंड जो होता है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी लिगेंड है, चाहे 2 लोन पेयर देने वाला हो एक बार में, 3 लोन पेयर देने वाला हो, 6 लोन पेयर देने वाला हो, किसी भी तरह का कोई लिगेंड जो खाली यूनिडेंटेड नहीं हो, माने एक लोन पेयर नहीं देने वाला हो, सब के सब किलेट लिगेंड होते हैं, सबके सब किलेट लिगेंड होते हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद तो लिगेंड का टाइप हो गया, इधर देख लिए। EDTA के बारे में आप लोग को विशेष रूप से बता दें कि EDTA जो होता है इसका पूरा नाम है इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। और ये देखिएगा एक बार में ना EDTA ना 6 लोन पेयर एक बार में दे सकता है किसी को। कितना लोन पेयर जी? 6 लोन पेयर दे सकता है, इसलिए इसको हम लोग हेक्साडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में कि EDTA निम्न में से किस प्रकार का लिगेंड है ना, यूनिडेंटेड है, बाईडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। माने पॉलीडेंटेड हेक्साडेंटेड समझिएगा कि ये एक बार में 6 लोन पेयर देता है, इसलिए इसको हम लोग हेक्साडेंटेड के नाम से जानते हैं। तो ये लिगेंड हो गया। अब आते हैं कि कोई भी केंद्रीय धातु अगर दे देगा, आप बोलेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए। जैसे बहुत सारे बच्चों को देखिए कि कंफ्यूज किया था, COEN का होल टू Cl2 पर प्लस चार्ज ऐसे देवल रहेगा, और बोलेगा इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालने के लिए आप लोगों का तरीका बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेता है उसको हम लोग X मान लेते हैं। EN अभी जस्ट बताया, EN एक न्यूट्रल यौगिक है, उदासीन यौगिक है, तो जो उदासीन यौगिक होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है,
क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, एक क्लोरीन का -1 तो दो क्लोरीन का -2 हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए +1 है तो बराबर +1 लिख दिए, ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर +1 +2, यानी x का वैल्यू निकल गया +3। इस तरीके से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या में निकालने के लिए आपको बता दें, है ना, Ni, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, NiCO का होल 4 बोल देगा, इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x, CO अभी जस्ट बताया है, CO क्या है, उदासीन है, कोई प्लस ना कोई माइनस चार्ज है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बोनिल। तो CO जो है क्या है, वो एक उदासीन यौगिक है और उदासीन यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। उदासीन यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है, तो 0 में 4 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x + 0 × 4 बराबर पूरे यौगिक का कितना हो गया 0, यानी कि x का वैल्यू 0 निकल गया। तो बहुत कम ऐसा रेयर केस में आपको 0 मिलेगा। याद रखना NiCO का होल पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो चलिए आपको ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना ये भी समझ में आ गया, सब क्लियर हो गया। हाँ, तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। तो जैसे कोई लिखा हुआ CO NH3 का होल 6 Cl3, एक यौगिक ये है, देख लीजिए जटिल यौगिक, या लिख देगा K4 FeCN का होल 6, तो ये भी जटिल यौगिक है। या दूसरे साइड में हम लिख रहे हैं, देखिए CO NH3 का होल 4, है ना, उसके बाद है H2O का होल 2, और ऐसे करके और यहाँ पे लिख देगा 3+, ठीक है, और बोलेगा कि बताइए, या मान लीजिए कि 3+ नहीं भी दिया, 3+ दे दिया तब भी ठीक है, ऐसे करके Cl3 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज है। तो ये हेट्रोलेप्टिक में आ जाएगा, क्यों भाई, है ना, या कोई ऐसे और भी दे देंगे जैसे CO, या मान लीजिए दूसरा चीज ले लेते हैं क्रोमियम CrH2O का होल 4, उसके बाद है En का, है ना, En हो गया सिर्फ H2O का होल 4 और En ऐसे घेर के लिख दिए, और यहाँ पे लिखा रहेगा 3+। बोलेगा ये किस तरह का यौगिक है, तो यहाँ भी ये हेट्रोलिप्टिक है। होमोलिप्टिक, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग होमोलेप्टिक बोलते हैं, होमोलेप्टिक यौगिक, होमोलेप्टिक यौगिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है, जिसमें एक ही तरह का लिगेंड होता है। देखिए छोबो का छोबो खाली अमोनिया है, इसमें छोबो का छोबो साइनाइड है, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। हेट्रोलिप्टिक का मतलब होता है हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है कि जिसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हों। जैसे ये देखिए अलग टाइप का लिगेंड है, ये अलग टाइप का लिगेंड है, इसमें भी देखिए ये H2O है, ये En है, तो दोनों अलग अलग टाइप का लिगेंड है। तो जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिगेंड किसी केंद्रीय धातु के साथ जुड़ करके कोई जटिल यौगिक बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। होमोलेप्टिक में सेम, अलग अलग जिसमें रहेगा उसको हेट्रोलिप्टिक। तो होमो मतलब ही सेम होता है, तो एक जैसा लिगेंड रहेगा तो होमोलेप्टिक, अलग अलग टाइप का लिगेंड रहेगा तो हेट्रोलिप्टिक। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइम देखिए बचाना है, टाइम आप लोग को जितना सेव करके रखिए। टाइम एक ऐसा चीज है ना, इसलिए देखिए क्या होता है ना कि मुश्किल से मिलता है ना, जिसके पास समय नहीं होता है उससे पूछिए समय का क्या मतलब है। कभी कभी ना एक आध सेकंड के लिए कभी कभी ऐसा हो जाएगा, चूक लगेगा कि भाई ये मेरा, अगर हम 1 सेकंड पहले आ जाते, 2 सेकंड पहले आ जाते तो मेरा काम हो जाता। तो कभी कभी सेकंड का भी महत्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है। या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप रंग रहे हैं, मान लिया कि टाइमिंग हो गया और 1 सेकंड की वजह से आप एक क्वेश्चन नहीं रंग पाए तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो अभी आप लोगों के पास टाइमिंग बहुत है, अच्छा समय, अभी 1 महीना बचा हुआ है। उस 1 महीने समय में, है ना, 1 महीना नहीं तो मान लिया कि 29 दिन है, 28 दिन है, 20 दिन है, पूरे को एकदम रिवाइज कर जाना है, इसलिए एकदम चलेगा धड़ल्ले से। तो अभी देखिए होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक पढ़ा दिए, और देखिए प्रयास कीजिए ना कि हम टाइम को बचत करें, यानी कि बस पढ़ने के लिए बैठे तो एक ही टॉपिक लेकर के पढ़ रहे पूरा दिन बीत गया लेकिन एक टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एकदम दिमाग में सोच के बैठिए कि अभी हम पढ़ने के लिए बैठे तो अभी हमको ना पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म कर देना है 1 घंटे के अंदर, और उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सबको हम प्रैक्टिस कर जाएंगे। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बैठिए तो भाई हैलोल्केन हमको अभी खत्म कर देना है 1 घंटे के अंदर, हैलोल्केन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कर जाना है। तो इस तरीके से एकदम पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के बैठिए
और देखिए कि इससे मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितना बन रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितना बन रहा है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये सब साथ में लेकर के एकदम प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि मौका देखिए एक्चुअली क्या है कि समय रहते हम आप लोगों को बता रहे हैं, और अगर अपने आप में सुधार करके 1 महीना अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। और सब रिजल्ट देखता है बाबू, आपने लाइफ में कितना कुछ गलती किया है ये कोई नहीं देखेगा, आपने 2 साल पढ़ा या नहीं पढ़ा ये कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो सब रिजल्ट देखता है कि नहीं भाई पढ़ता था तभी तो रिजल्ट आया है। इसलिए शॉर्ट्स देखिए, कुछ भी देखिए, आंखों को सुकून दीजिए, ठीक है, बट गार्जियन को और टीचर को तो रिजल्ट चाहिए। इसलिए अब आप सोच लीजिए कि 1 महीना हमको किस तरीके से टाइम को सेव करके और बेहतर रिजल्ट देना है। मौका बार बार नहीं आता, और हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि मौका अगर बार बार आता तो इस मौके का नाम मौका नहीं होता, क्योंकि मौका जो है वो मौके पर ही मिलता है, हर समय मौका नहीं होता है। इसलिए इस मौका शब्द को समझिएगा, ये एक क्षणिक टाइम है। जैसे जैसे किसी भी चीज को अगर हम चूक जाते हैं, मान लीजिए कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और आज मेरा काम नहीं होता, तो हम लोग बोल देते हैं ना, अचानक से मुंह से निकल जाता है कि बहुत अच्छा मौका था, मौका हम चूक गए। मतलब वो क्षणिक समय है, वो अगर वो क्षणिक समय गवा दिया मतलब आपने मौका गवा दिया। उसी क्षणिक समय को स्पेशल नाम दिया गया है मौका, इसलिए उस चीज को समझिएगा। तो बस जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। लास्ट एक है EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए प्रभावकारी परमाणु संख्या या प्रभावी परमाणु संख्या भी बुक में लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लिया कि कोई यौगिक हम लेते हैं CO है ना, H2O का होल 4 NH3 का होल 2 और यहाँ पे दिया हुआ है Cl3, ऐसे करके दिया हुआ है, और बोलेगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, प्रभावकारी परमाणु संख्या बताइए। तो आपको करना क्या है बाबू, सबसे पहले आप देखिए कि कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है 27, तो 27 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के पास पहले से है। और ये भी देखना है कि लिगेंड के द्वारा कितना इसको मिला। तो देखिए 4 गो लिगेंड ही है और 2 गो लिगेंड यहाँ, टोटल 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड का मतलब है कि 6 जोड़ा मिला है इसको, 6 जोड़ा का मतलब होता है 12 इलेक्ट्रॉन। तो 27 को अपना हम जोड़ दिया, 12 को इसको लिगेंड से मिल गया, 27 + 12 हो गया। लेकिन जब आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो पता चलेगा कि इसका तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी कि इसका -3 होगा और -3 उधर जाएगा तो +3 आ जाएगा, यानी कि कोबाल्ट पर 3 प्लस आ रहा है। इससे पता चलता है कि कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया था। जब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है तो हम काहे 3 को ज्यादा जोड़ दे भाई, हम भी क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ घटा देते हैं, क्योंकि हम 27 जोड़ दिए थे, रियल में देखिए इसके पास 24 है, तो 3 ज्यादा हो गया था तो 3 माइनस कर दिया। अब देखिए 12 में से 3 गया 9, यानी कि 27 + 9 कितना आ गया 36। यही हो गया इस यौगिक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। खाली बस नंबर निकाल के आपको छोड़ देना है। समझ में आ गया? तो चलिए ये था प्रभावकारी परमाणु संख्या, वो भी हम लोग देख लिए। दूसरा तीसरा चीज आएगा ऐसे करके, एक आएगा उप सह संयोजन संख्या निकालने के लिए। क्या आएगा? उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या निकालने के लिए आएगा जी। तो देखिए उप सह संयोजन संख्या का मतलब होता है कि किसी भी जटिल यौगिक में जो केंद्रीय धातु है उसको कितना लोन पेयर मिला है, जितना लोन पेयर मिलता है वही उसकी समन्वय, ये उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या होता है। जैसे लिखा रहेगा CO EN का होल 3 और ऊपर में ऐसे 3+ लिख देगा, बोलेगा कि बताइए इसमें कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या कितनी है। तो बहुत सारा बच्चा जल्दी जल्दी में गलती करके आ जाता है, देखता है कि 3 है तो यहाँ पे आंसर मार दिया 3। नहीं, पहले भी देख लो कि 3 है तो कैसा 3 है, किसका 3 है, EN का होल 3 है। और EN के बारे में आपको पता है ना कि EN जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एगो EN जो है वो एक बार में 2 लोन पेयर देता है। तो बोलिए जब एगो EN 2 लोन पेयर देता है तो 3 गो EN मिलकर 6 गो लोन पेयर देगा, यानी कि कोबाल्ट को टोटल 6 गो लोन पेयर मिलेगा। तो हमने क्या परिभाषा में बताया कि किसी भी केंद्रीय धातु को जितना लोन पेयर लिगेंड से मिलता है वही उसकी उप सह संयोजन संख्या होती है। तो एक EN 2 लोन पेयर तो 3 गो EN मिलकर 6 लोन पेयर, यानी कि इसकी उप सह संयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 हो जाएगा। उप सह संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई।
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग उप सहसंयोजन संख्या तक हम लोग रिवाइज कर लिए। फिर इसको हम थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके बाद वाला हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम लोग उप सहसंयोजन संख्या तक देखेंगे, ठीक है। और एकदम कंटिन्यूअसली एक एक टॉपिक का इसमें आपको डिस्कशन करना है, एकदम मजा आ जाए बहादुर। इतने अच्छे ढंग से एकदम रगड़ के तैयारी करो ना कि जैसे यहाँ पे सेंटर पे जाओ ना एकदम मन खुश रहे कि हाँ कोई क्वेश्चन दीजिए ना, कोनो टेंशन नहीं है, केमिस्ट्री एकदम रगड़ के आए हैं। तो एकदम मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और आप लोग का भी तो एग्जाम जाएगा बेहतर, उसमें अलग मजा आएगा। हमको भी लगेगा कि भाई हमने पढ़ाया, बच्चा लोगों का एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ। इसलिए जैसे जैसे आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं एकदम मस्ती से करते जाइए। ठंडा का मौसम है, रजाई में घुसे रहिए, मोबाइल आपके पास है, इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इधर उधर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, सब दवाई यही घर में ही मिल जाएगा, रजाई के अंदर में ही है ना, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जरूरत है आप दवाई का डोज कितना लेते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि डोज थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठंडा का मौसम है, डोज ज़्यादा लीजिएगा, क्वेश्चंस का गर्मी शरीर में बना हुआ रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।